हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेरे साथ बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दी है। यूनिट फर्स्ट पे मैं आ गया हूं। यूनिट फर्स्ट के 2 पार्ट अपन ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड पार्ट या अंतिम अपन कोशिश करेंगे कि आज ही इसी पार्ट के अंदर अपन यूनिट फर्स्ट पूरी की पूरी कंप्लीट कर लें। यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने बेसिक इंपॉर्टेंस, मीनिंग, स्ट्रेटजी की क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है, कोर्स में इंपॉर्टेंस क्या है और इसके डिफरेंट कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, डेविड मॉडल क्या है, ये सारे टॉपिक्स पे अपन ने चर्चा कर रखी है। पार्ट 3 आ चुका है और इसके साथ में हमारी बुक्स भी लॉन्च हो गई है और आप सबने बहुत जो सारा हमको प्यार दे रहे हैं बुक्स के लिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जिनको भी अपना ऑर्डर मिल चुका है एक बार उसका प्रिंट लेके, मतलब एक फ़ोटो लेके ज़रूर मुझे वापस से इंस्टा पे सेंड कीजिएगा। हमारी टीम को काफ़ी खुशी होगी। कुछ बच्चों के आए हैं, कुछ के बाकी हैं, इसलिए मेरे को बोला था टीम ने एक बार बोल दीजिएगा, हमने बोल दिया। तो आप सबको बुक खरीदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बेसिकली अपन से देखिएगा वापस वही स्टाइल है। बेसिकली अपन सिंपल से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। बच्चों को स्क्रीनशॉट की जो समस्या है एक बार ले लीजिए, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन मुद्दा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक कॉर्पोरेट और एक गवर्नेंस, ठीक है। जब मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा होता हूँ तो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा होता हूँ। ये बात अपने मन में एक बार समझ लीजिएगा। इंडस्ट्री में क्या है, मैनेजमेंट है और उसी को ही कॉर्पोरेट बोला गया। कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी ग्रोथ है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है एमबीए के लिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, बेसिकली इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा व्हाइट कॉलर जॉब हो जाती है तो हम उसको रेनॉल्ड नेम से कॉर्पोरेट से बोल देते हैं। अब इसकी गवर्नेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट का प्रशासन, कॉर्पोरेट के लिए प्रशासन नहीं, कॉर्पोरेट का प्रशासन, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस के जो मैनेजमेंट हम एक्टिविटीज करते हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के में आती है। मींस और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बताता हूं तो सॉरी, जो रूल्स, प्रोसेस मैनेजमेंट फॉलो करता है किस पर्पज से, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से, ऑपरेशनल पर्पज से, स्ट्रेटेजिक पर्पज से, कोई भी पर्पज से, मींस के बेसिकली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जो रूल्स प्रोसेस बनाए जाते हैं वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं। मींस के हमारे इंडस्ट्री का जो टाइम है वो 9 to 5 रहेगा कि 9 to 9 रहेगा कि 9 to 10 रहेगा, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा होगी। जो रूल्स, प्रोसेस, मेथडोलॉजी अपनाई जाती है उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक क्या कह रही है, बुक यही कह रही है, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस बाय कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। न केवल डायरेक्ट करने में काम आ रही है बल्कि कंट्रोल करने में भी काम आती है, ऑफ द कंपनी मेनी स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की बात है, अपन आगे इसको डिटेल में इस वर्ड को सीखेंगे। इसमें जो भी कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है वो कंपनी का स्टेक होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर डिफरेंट है और स्टेक होल्डर डिफरेंट है। शेयर होल्डर तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर जो शेयर ऑन करके बैठे होते हैं वो शेयर होल्डर में। लेकिन स्टेक होल्डर जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो स्टेक होल्डर वर्ड है, स्टेक होल्डर का मीनिंग में जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। कौन सा बंदा जुड़ा होता है, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के कस्टमर होते हैं, कंपनी के वेंडर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी से सोसाइटी जुड़ी हुई होती है, कंपनी से नेशन जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर सामान्य भाषा में इसको हिंदी में बोला जाता है तो लाभार्थी, जो कंपनी से किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से प्रॉफिट कमा रहे हो या उसका कोई इंपैक्ट आ रहा हो। जैसे कि अगर सोसाइटी में जाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काम करेगी, डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी करेगी, तो वो स्टेक होल्डर में आ गया। क्लियर हो गया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनसे जो मैनेजमेंट है वो अपना मैनेजिंग एक्टिविटी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के काम करता है। कोऑर्डिनेशन भी इसी में आ गया। क्लियर हो गया। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फर्स्ट यूनिट से बार बार ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, अंतिम प्रहार में अभी से बता देता हूं कि कंपनीज डायरेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मतलब अभी से मेरा दिल कह देता है कि ये क्वेश्चन आपको फाइनल एंड टर्म में भी देखने मिलेगा, इतना मतलब मेरे को इस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन
बेसिकली यहाँ पर कंपनीज के डायरेक्टर्स की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पर ये देखिएगा, डायरेक्टर्स को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल दिया गया, सीई बोल दिया गया, चीफ ऑपरेशनल बोल दिया गया, सीओ बोल दिया गया, कहीं है ना, तो कहीं सीईओ बोल दिया, कहीं डायरेक्टर बोल दिया। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पर ये पोजीशंस अलग अलग हो जाती है। जैसे गूगल जैसे एमएनसी में बात करोगे तो वहाँ सीईओ की पोजीशन होगी। कोई डायरेक्टर होते हुए भी खुद को सीईओ लिखवा देता है, क्योंकि खुद की कंपनी है, कौन मना कर रहा है। बट डायरेक्टर क्या होता है, बेसिकली वो बंदा होता है जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन, कंपनी के अदर काइंड ऑफ डिसीजन लाइक ऑपरेशनल डिसीजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कंपनी में हायरिंग, फायरिंग, सारे एक्टिविटी इसके निगरानी में, इसके कंट्रोल्ड में होती है। जब पब्लिक कंपनी में हम बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर जो होता है वो बोर्ड ऑफ मीटिंग, शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर वही होता है जो उसका ऑनर हो रहा होता है। जैसे कि जियो है, जियो के डायरेक्टर की बात करा जाए या सीईओ की बात करा जाए तो वहाँ पे मुकेश अंबानी जी का नाम आ जाएगा, या जिसके भी उनके नाम पे, उनके बेटे बेटियों के नाम पे जो कंपनी के ऑनरशिप है वो उसके डायरेक्टर कहला दिए जाएंगे। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी के पास जाते हैं तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर वो होता है जो उसके बोर्ड ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर डिसाइड कर रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर दोनों में डिफरेंट टर्म है। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो डायरेक्टर आपके शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट करेंगे। इनिशियल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट यानी कि कोई नई कंपनी खुल गई है तो उसका डायरेक्टर का कौन सा अपॉइंटमेंट हो रहा है, यानी कि अभी तक एजीएम हुआ ही नहीं है, स्टार्टिंग में फर्स्ट डायरेक्टर बना है, यानी पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, या बोर्ड ऑफ मेंबर मिलके डायरेक्टर को डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपको स्टीव जॉब्स साहब का एग्जांपल याद होगा, पहले वो कंपनी के डायरेक्टर थे, फिर उनको निकाल दिया गया, वो फिर वापस से डायरेक्टर बनकर आते हैं एप्पल में। तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो यहाँ पर उनकी बोर्ड के साथ मतभेद हो जाती है जिसके कारण उनको डायरेक्टर से हटा दिया जाता है। तो इनिशियल डायरेक्टर, शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये इसके अपॉइंटमेंट के मेथड है। किसके अंदर है ये याद रखना, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ होता है क्योंकि टॉपिक नहीं है। बुक के अंदर केवल डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, ये सारे के सारे मेथड आपको पब्लिक कंपनी में देखने मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी में तो ऑनरशिप हमारी, जैसे कि घर की दुकान का मालिक कौन, जो घर का मालिक है वही घर की दुकान का मालिक हो गया। मतलब कि मेरी खुद की दुकान है, मेरी खुद की शॉप है, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं ही डायरेक्टर हो गया। अब मैं मेरे को डायरेक्टर बोलूं या सीईओ बोलूं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी में जाते हैं, डायरेक्टर अलग हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर अलग हो सकता है, सीईओ अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के हायरार्की में क्या है। क्लियर हो गया। तो ये कंपनीज के डायरेक्टर की अपन ने बात सीख ली। अब पावर क्या है डायरेक्टर के पास, ये थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है। ये डायरेक्टर का वहां से क्वेश्चन शुरू होता है, अपॉइंटमेंट एंड द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स। तो जब पावर ऑफ डायरेक्टर आते हैं तो यहाँ पर मैं पॉइंट आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहला जो बेसिक काम होता है किसी भी डायरेक्टर का, क्या काम होगा, अरे वो मैनेजमेंट का काम देखेगा। मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी की सारी काम डायरेक्टर का होगा। इसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा के, इसी प्लानिंग को आगे बढ़ा के पॉलिसी का डिसीजन लेना, हायरिंग करना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, लीगल एंड रेगुलेशन का, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी जवाब देना इसका काम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिविडेंड डिक्लेरेशन, एजीएम में सहमति देना या उसको डिक्लेयर करने का काम भी डायरेक्टर का होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अब यहाँ देखिए यहाँ पे होता तो काम प्लानिंग का ही है, लेकिन अपन सब्जेक्ट कहाँ खड़े हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इसलिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्लियर हो रहा है ना। आपको हर वर्ड के आगे स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज करना है एग्जाम के अंदर। मैंने एक बच्ची की कॉपी चेक करी, नील्स के कॉपी तो AKTU ने चेक करी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उस बच्ची ने कॉपी हमको भेजी बाय मेल और हमको पूछा कि सर ये रिवोल्यूशन के लिए मेरे को फॉर्म भरना है, तो क्या सर मैं अच्छे नंबर हमको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। और कोई थ्योरी का ही सब्जेक्ट था, नाम वगैरह सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं करते। मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा ये था कि उसकी डेफिनेशंस कुछ सही थी, उसके लिखने का तरीका कुछ सही था, कुछ सही था, फिर भी उसके 20 मार्क्स ही आए।
20 मार्क्स ही आए। अब इससे हुआ क्या? अब इससे हुआ ये कि उसको आती थी चीज़ें लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। इसके प्राइमरी हमको जो 2 रीज़न है वो समझ में आए। एक तो उसने कहीं भी चार्ट वगैरह से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश नहीं करी। सेकंड, जो वर्ड की टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में खड़े हो तो यहाँ पर अगर आप प्लानिंग लिख दोगे तो वो वर्ड एक ऑर्डिनरी वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही लिखना होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ही लिखना होगा। अकाउंटेबिलिटी ठीक है, डिविडेंड ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक वर्ड आपको मोस्ट रिपीटेटिव इस सब्जेक्ट के अंदर लिखना है। मतलब आपको ये कोशिश करनी होती है एग्जामिनर से, एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि जिस सब्जेक्ट में आप हैं उस सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से इसका क्या आंसर है। आपको क्या लगता है वो आंसर नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है और जो एमबीए की थ्योरी चल रही है उसमें एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि कस्टमर ग्रीवियंस आया तो कुछ कस्टमर वीआईपी ग्रीवियंस होगा तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है, और एक हमारा जैसे का कोई ग्रीवियंस चला गया, यानी कि एक सामान्य वर्ग का कोई ग्रीवियंस चला गया तो उसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, एक वस्तु स्थिति यही कहती है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो अलग है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट से चल रहे हैं तो हमको सब्जेक्टिव थिंग्स को इंक्लूड करना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम, जब भी हम कभी क्वेश्चन राइट अप करने बैठे, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट उसके पावर ऑफ डायरेक्टर, तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक वर्ड्स का यूज़ करें, एक चार्ट्स बना के एक्सप्लेन करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कराती है और बहुत कम बच्चे ये अच्छी चीज़ें करते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि बहुत से बच्चों के ये आर्ग्यूमेंट होते हैं कि सर हमें समय नहीं मिल पाता। तो एक टाइम मैनेजमेंट फॉर द एग्ज़ाम, अगर आप ये वीडियो चाहते हैं, वैसे तो अभी तक ऐसा मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है और मैं सोच रहा था ऐसा बनाने के लिए कि एमबीए में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए फॉर द एग्ज़ाम पर्पस ओनली, कि एग्ज़ाम में जो 2 आवर्स 3 आवर्स का जो अपना एग्ज़ाम हो रहा है, डिफरेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें, कैसे उसको सॉल्व करें, और जिससे हमारा टाइम बच जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों की एक कॉमन एरर आती है, कॉमन क्वेरी आती है, एरर भी कह सकते हैं, क्वेरी भी कह सकते हो, कि सर समय कम पड़ जाता है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैं बना दूंगा, है ना। एक बच्चे ने भी कमेंट कर दिया तो बन जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ जाता है अपना CSR। डायरेक्टर्स के फंक्शंस अपन ने सीख लिए, फंक्शंस भी कह सकते हो, ड्यूटीज़ भी कह सकते हो। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है ये भी हमने सीख लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये भी हमने सीख लिया। अब अगला आ जाता है CSR। जब तक मैं पढ़ रहा था, मतलब कि MBA की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई तो मेरी आज भी चल रही है आपके साथ में, 2011 तक जो CSR था, एज पर माई बेस्ट नॉलेज, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी एक्टिविटी, इट इज़ अ वॉलेंट्री एक्टिविटी। लेकिन आज के करंट एरा के अंदर CSR जो है वो 6% ऑफ द प्रॉफिट, लिख लीजिएगा, 6% ऑफ द प्रॉफिट गवर्नमेंट ने कहा है कि इतना तो आपको CSR में एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ही होगा। अब यहाँ पर 3 to 6% है, डिफरेंट नॉर्म्स है, कंपनी एक्ट में नॉर्म्स बदलते रहते हैं, इसलिए अपन ने ओवरऑल 6% भी लिख दोगे एग्जाम में तो सही माना जाएगा। अब ये 6% CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें यह कहती है गवर्नमेंट ये कह रही है कॉर्पोरेट को, यानी कि इंडस्ट्री को, कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 6% किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल करिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप कोई सड़क बनवा दें, आप कोई चौराहे का विकास कर दें, है ना, आप स्कूल खोल दें, आप हॉस्पिटल खोल दें, आप कॉलेज खोल दें, आप कोई वेलफेयर की डोनेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी कर दें, या जो ऐसी संस्थाएं करती है, लाइक कोई NGO इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो आप उसको फंडिंग कर दें। ये सारी की सारी एक्टिविटी CSR में आती है। अब CSR में कर किसके लिए कर सकते हो आप, कस्टमर के लिए कर सकते हो, सप्लायर के लिए कर सकते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो आप, जैसे कि कहीं सोलर प्लांट लगा दिया, विंड मिल लगा दी, है ना, कम्युनिटीज़ के लिए कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकते हैं। मीन्स कि आपको CSR काइंड ऑफ एक्टिविटी, लाइक कि आज हमने फ्री हेल्थ चेकअप लगाया, तो फ्री हेल्थ चेकअप क्या है, ऐसे तो गवर्नमेंट लॉज में बना हुआ है कि कंपनी लॉ कहती है कि आपको एक बार फ्री हेल्थ चेकअप लगाना है, लेकिन आपने 2 बार 3 बार लगा दिया तो वो CSR काइंड ऑफ एक्टिविटी में आ गया। यानी कि कोई भी जिससे सोशल एडवांटेज मिल रहा हो, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी हो रही हो, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आता है।
मैंने कहा था जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक ये वॉलेंट्री था, लेकिन अब ये मैंडेटरी है कि आपको आपकी प्रॉफिट में से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के आपको ये CSR करना है। अब यहाँ पर 3 to 6% भी है, कभी 1% तक भी गया था, कभी 10 तक भी गया था, इसलिए इसको डिपेंड ऑन कंपनीज करते हैं। जैसे कि टाटा कंपनीज हैं, बिरला की कंपनी है, वो हाईएस्ट इन CSR में कहता हूँ, मतलब मेरे जो ग्राउंड रिलेटिव में ऑब्जर्वेशन करा है, रिलायंस भी करती है लेकिन जो ग्राउंड रिलेटिव में करा है, बिरला ग्रुप वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब कि CSR की एक्टिविटी, मतलब उनके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मतलब उन्होंने सब कुछ कर रखा है, सारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रखी है, फर्नीचर की फैसिलिटी दे रखी है। हाँ, फ्रिंग बेनिफिट तो है ही उसके साथ में, लेकिन उन्होंने CSR में और एडवांटेज, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, एक परमानेंट डॉक्टर साहब के लिए है, बहुत सी n नंबर्स ऑफ एक्टिविटी, एनवायरनमेंट में प्लांटेशन चल रहा है उनकी तरफ से। तो बिरला और टाटा इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट रहती है इंडिया के अंदर। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जब हम CSR समझ में आ गया, अब ये बिजनेस पॉलिसी, अब ये पूछा जाता है कि आइडियल या स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी कैसी होती है। या तो आइडियल पूछ लेगा या स्ट्रेटेजिक पूछ लेगा। अब ये पॉलिसी याद करने जाओगे तो दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसको बोल दो बिजनेस प्लानिंग, इसको क्या बोल दो, बिजनेस प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, प्लानिंग टाइम बाउंड होनी चाहिए, प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्लानिंग में अप्रोक्सीमेशन भी होना चाहिए, प्लानिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्लानिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए। यही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे होंगे। प्लानिंग सिंपल होनी चाहिए कि सबको समझ में आए, है ना, ऐसी ना हो प्लानिंग की किसी को समझ में ही ना आए। तो इसी तरीके से बिजनेस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, देखो, स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रिलायबल एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि एक रूपता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इस बार हमारी बिजनेस पॉलिसी अलग और सेकंड टाइम अलग, है ना। अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मीन्स अचीवेबल हो, या हमारे ऐसा नहीं हो कि हमने पॉलिसी बना दी सुबह 6 बजे आना है और शाम को रात को 10 बजे जाना है। ये कोई पॉलिसी नहीं होती है। आप अगर 5 यूनिट का मिस करोगे, वेस्टेज निकालोगे, तो आपकी सैलरी का 50% फाइन लग जाएगा। तो वो अप्रोप्रिएट नहीं कहलाएगा, वो एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगा। तो वो बिजनेस पॉलिसी में अपन को ऐड कर देते हैं। बिजनेस पॉलिसी आर बेसिकली रूल्स दैट हेल्प्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, एक तरीके के रूल बुक है जिससे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं। तो वो सिंपल होनी चाहिए, इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर नॉर्म्स में लिखा हो कि बताओ इस चीज़ के लिए क्या डिसीजन लिया जाए। तो हम जैसे कि संविधान को मानते हैं, वैसे बिजनेस किसको माने, बिजनेस पॉलिसीज़ को माने। और वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब कि बोर्ड मीटिंग बुलाई या कोई आपातकालीन सुविधा आई, जैसे वर्क फ्रॉम होम नहीं था, है ना, लेकिन बहुत से कॉर्पोरेट्स में आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हमको और कॉस्ट सेवी है। एक बंदा आ रहा है तो वो 50,000 में काम कर रहा है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम में 20-22 हज़ार में वो रेडी हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 20-22 हज़ार में उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बच रहा है, उसका हो सकता है वो घर रह रहा हो, उसको बाहर नहीं रहना पड़ रहा हो, तो उससे बाहर यानी कि रेंट लेके अगर नहीं रहना पड़ रहा हो तो 5-10 हज़ार उसके बच गए, 5-7 हज़ार ट्रांसपोर्टेशन के बच गए। तो बंदे को ये लगता है कि ये सेवी है, और फूड उसको घर पे मिल गया। और तो ये सारी चीज़ें, तो ये कैसी है बिजनेस पॉलिसी। पहले स्ट्रिक्ट होती थी, आपको वहीं से काम करना है, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, तो ये बिजनेस पॉलिसी इसके अंदर आ गया। क्लियर हो गई बिजनेस पॉलिसी। अब ये प्रोसेस वही है डेविड मॉडल में, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अपन ने उसमें देखा था फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या दिया है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेस क्या है। अब प्रोसेस में आप देखिएगा फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, ये अपन ने पहले भी देखा था। डेविड मॉडल में एक चीज और ऐड कर दी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को स्कैन करना। कि हमने जब जैसे बुक लॉन्च करी है ना, फिर प्रमोशन आ गया है इसका, बुक लॉन्च करी तो हमने एनवायरनमेंट में क्या चेक करा कि जब भी एमबीए का बच्चा कोई बुक परचेस करने के लिए जा रहा है तो उसको डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स खरीदनी होती है, तब जाके उसका एक सिलेबस कंप्लीट होता है। मीन्स कि आपको अगर 5 यूनिट हैं तो आपको 2 बुकें तो कम से कम मिनिमम खरीदनी होती है, और कुछ सिलेबस में अंदर तो 3 बुक्स भी खरीदनी होती है, जिसके थ्रू मतलब बच्चे के ऊपर एक बर्डन पड़ जाता है। मतलब वो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको 9, 10, 12 बुक्स तक उसके घर पे इकट्ठा हो जाती है, जो उन 7 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और फिर भी गारंटी नहीं होती कि इसने पूरा सिलेबस कवर अप किया है। तो यहीं पे हमने गैप आइडेंटिफाई करा और उसके थ्रू बुक राइटिंग के काम करा, प्रूफ रीडिंग करी, सिंपल लैंग्वेज बनाया, और ग्राफ के माध्यम से, जैसा मैं चाह रहा था कि बच्चे एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, ग्राफ के थ्रू लिखें, चार्ट्स बनाएं, उसके थ्रू बनाएं। तो
तो ये एनवायरमेंटल स्कैन करा गया, फिर हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी कि कैसे चीज़ें बनाई कंप्लीट होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करी और अब उसका इवोल्यूशन होना बाकी है, क्योंकि पूरा एक सेमेस्टर लगेगा हमको भी इवोल्यूशन होने में, तो वो हमारा इवोल्यूशन होना अभी बाकी है। लेकिन अभी तक जितना भी इवोल्यूशन हुआ है ऑन गोइंग, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, तो इवोल्यूशन हुआ है। इसके अंदर बुक बिल्कुल हिट रही हमारी, बहुत पूरी की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रूफ रीडिंग का काम बड़ी ईमानदारी से किया है, और थोड़ा सा हमारे एडिटर साहब को भी धन्यवाद। और खैर लिखी तो हम नहीं है, तो कहीं कोई गलती हो तो आपकी तरफ से मैं, सबकी तरफ से मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। तो दैट्स इट, ठीक है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई, स्कैन करना है, फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और फीडबैक लेना है। डेविड मॉडल का ही आगे है, इसलिए अपन ने इसको आगे ज़्यादा नहीं कर समझा रहा हूँ। अब ये पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, 2-2 नंबर में एक पॉइंट तो टपकता है इनमें, मतलब ये 5-6 पॉइंट है, इनमें से एक आता ही आता है। अब ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या है, विजन, विजन यानी कि कंपनी का दृष्टिकोण, कंपनी 15 साल बाद कैसी बनने वाली है। अब यहाँ पर कंपनी के एक सर्टेन आउटपुट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी के एक फ्यूचरिस्टिक गोल और विजन के बारे में। फ्यूचरिस्टिक गोल का मतलब यहाँ पर हुआ कि कंपनी वांट टू बी MNC इन द 5 years, कंपनी वांट टू बी आफ्टर 10 years द सुप्रीम इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो दैट इज द विजन। हम सुप्रीम बनना चाहते हैं, हम एक अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, ये विजन हो गया। अब मिशन क्या है, विजन और मिशन में मेजर डिफरेंस क्या है। मिशन जो होता है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि 5 years के अंदर हमको ये टारगेट अचीव करना है, 10 years के अंदर हमको ये चीज़ें करनी है। इस हफ्ते हमको पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है, ये मेरा टारगेट है। मीन्स कि अभी मंडे हो रहा है, सॉरी ट्यूसडे हो गया है, ट्यूसडे से लेकर संडे तक में पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 5th यूनिट तक आपके सामने आ जाए, ताकि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके एग्जाम में आप इसके नोट्स भी बना सकें, है ना। और अगर नोट्स ना बनाने हो तो बुक का जुगाड़ है ही, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको समझ में आ ही गया है, विजन भी समझ में आ गया, मिशन भी समझ में आ गया, विजन और मिशन डिफरेंस भी समझ में आ गया। ये अगली यूनिट में फिर आने वाला है, इसलिए और एक बार फिर डिटेल में समझेंगे इसको। बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस डेफिनेशन का मतलब यह है कि बिजनेस बेसिकली क्या काम करता है। आपका किसका बिजनेस है, सर हमारा बुक्स का बिजनेस है, सर हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है, सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो बिजनेस के जो ऑपरेशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी है उसी को ही बिजनेस डेफिनेशन बोला जाता है। मतलब कि व्हाट आर द बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग, द बेसिकली गुड्स से ही बिजनेस रिनोल्ट होता है। अगर कोई सर्विसेज बेच रहा है तो वो सर्विस इंडस्ट्री में आ गया, अगर कोई बिजनेस में प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो प्रोडक्ट से आ रहा है। सर आपका क्या है, सर हमारा इसका व्यापार है, सर हमारा स्टेशनरी का व्यापार है, सर हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का व्यापार है, सर हमारा कैमरे की शॉप है, सर, तो वहाँ कैमरे से बोला जाता है ना। तो बिजनेस डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के काइंड ऑफ, जिससे प्रोडक्ट ऑपरेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है बाइंग और सेलिंग की, वो बिजनेस डेफिनेशंस में आ जाती है। बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो अब बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, लाइक B2B हो गया, एक कस्टमर बेस्ड हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया जिसको हम आजकल एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई। तो ये बिजनेस मॉडल डिपेंड ऑन द बिजनेस प्रोफाइल, है ना, कि क्या आप क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कस्टमर बेस्ड हो गया, ऑपरेशनल बेस्ड हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, बेसिकली द टाइप्स ऑफ द बिजनेस इसके अंदर बिजनेस मॉडल्स में बोले जाते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन से थोड़ा सा ये एक छोटा सा वर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो हम ये 5 ऑब्जेक्टिव लेके हमको ये प्रोडक्शन करना है, और ये 5 ऑब्जेक्टिव ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। गोल्स अगर लॉन्ग टर्म में क्रिएट हो रहा है तो वो आपका मिशन और विजन की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म में हो रहे होते हैं तब हम उसको गोल्स ही बोलते हैं। इट इज अ टाइम ओरिएंटेड एक्टिविटी है, टाइम ओरिएंटेड एक्टिविटी है। बेस ऑफ द मेजर गोल्स आर एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव, मीन्स के एंड रिजल्ट हमको 25 यूनिट बनानी है, 30 यूनिट बनानी है, हमको 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, हमको 5 टन का प्रोडक्शन करना है, 6 टन का प्रोडक्शन करना है, तो ये गोल्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव इसी का ही एक सब पार्ट कह सकते हो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर। बाकी ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी में जाओगे तो ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव उसको माना जाता है जो गोल्स का ही सब पार्ट है, मीन्स के एक जो स्मॉल काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं कि हमको ये एक्टिविटी अचीव करनी है, इसलिए हमारा गोल ये है। लाइक कि अब आप ऐसा मान के चलिए कि मुझे 5000 यूनिट सेल करनी है, इसलिए मेरा प्रोडक्शन जो है वो इस समय 4000 है। तो ऑब्जेक्टिव आपका 5000 यूनिट सेल करने का है, इसलिए आपका प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन 4000 का है, क्योंकि 1000 आपका जैसे सेल होगी 4000 सेल होगी, आप फिर से प्रोडक्शन में लगा देंगे। तो दैट इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहां पर सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो विजन,
भविष्य के लिए हम जो सोच रहे हैं वो विजन है, मिशन वो भी भविष्य के लिए है, लेकिन ये 5 ईयर 10 ईयर्स में हम कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं वो मिशन है। गोल्स स्मॉल शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स अचीव करना चाहते हैं, प्रोडक्शन अचीव करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, वो गोल्स हैं। ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस के लिए हम वो गोल अचीव करना चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए हम वो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो पर्पस हमारा ऑब्जेक्टिव है। लाइक कि हमको इतने यूनिट सेल करनी है, हमको ऐसा करना है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके साथ में ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहा, आप सबने बहुत अच्छे से देखा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।